Assalamu alaikum ji. My name is Professor Ahmed Uzair Qureshi. I am currently working in West Surgical Ward, Mayo Hospital, Lahore. I am Professor of Surgery by designation. I have done my diploma in medical education from University of Cardiff, and in the next 60 minutes or so, I'll be talking about how we contextualize education and specifically blueprinting in the assessment, and then where would assessment lies in the curriculum document. The curriculum is a live document that is being created by the medical educationists while they are trying to make one product. The product is a medical student in this form. An undergraduate level के अंदर we decide on what should be the competencies, what should be the behavioral changes, what should be the ethical values, and what should be the knowledge level that one student can achieve in the program. So if we go through the set of tasks that you need to have, the first thing that you need to know is what do you want to make. Once you know what do you want to make, now you will want to know, okay, how can you teach them, and you include the learning outcomes. Once the learning outcomes in there, you need assess what are the course contents that are required, and you act. But first of all, you need to know, okay, what are the regulatory authorities in your land. And for example, if you're working or you're developing a module or a curriculum in King Edward Medical University, तो यहाँ पर पीएमडीसी के कौन के स्टैंडर्ड्स होंगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, मिनिमम स्कूल आवर्स होंगे, एजुकेशन की स्ट्रैटेजीज होंगी, इसी तरह एचईसी के अपने होंगे, हुकूमत पंजाब जो है वो अपने एक बीच में डालेगी, और आपकी यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। तो ये सारे मिलके आपको सबसे पहले सेट करना पड़ता है कि कहाँ से काम शुरू होता है। अब एक एग्जांपल है कि आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू परफॉर्म बीएलएस व्हेन दे जॉइन देयर हाउस। इसका मतलब यह है कि आउटकम लेवल है कि मेरा मेडिकल स्कूल का स्टूडेंट जब पास होकर निकल रहा है तो उसको ये स्टडी आनी चाहिए। लेकिन ये डिसाइड करना कि इसको कहाँ पे डालना है, ये अब आपकी मर्जी होगी कि इसको आप फर्स्ट ईयर में डाल लें, सेकंड ईयर में डाल लें, या फाइनल ईयर में डाल लें। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको डालेंगे तो उसके हिसाब से इसका कोर्स कंटेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में डालेंगे तो उसको आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, और अगर फाइनल ईयर में डाल रहे हैं तो ऑलरेडी ही द कैंडिडेट हैज़ गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो उसके बीच में से उसका आना आसान हो जाएगा। अगर आप स्कीमेटिकली देखें तो ये एक मदरबोर्ड की पिक्चर है, लेकिन एक्चुअली यही एक करिकुलम डॉक्यूमेंट है। तो करिकुलम का डॉक्यूमेंट के बीच में एक एक पूरा पाथवे होता है, और वो पाथवे जब चल रहा होता है तो उसके बीच में ट्रांजिस्टर्स भी आते हैं, उसके बीच में कैपेसिटर्स भी आते हैं, उसमें डिलेज भी आते हैं, रिलेज भी आते हैं, और ये इवेंचुअली जाके एक एक आउटकम या वो थॉरोपुट देता है। अगर आप इसमें इस यहाँ तस्वीर के बीच में देख सकते हैं तो यू सी दीज ब्लैक टॉवर्स, सो यू कंसिडर दैट दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, and the one which is bigger is the final year, or the longer would be the first year. So these are only schematic diagrams, so there would be different workshops that would be attached with the didactic part, ताकि हम उसके बीच में उनको जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं उनको कर सकें। एक एग्जांपल कोट की थी कि अगर आप इन दो बड़े हीरोज को बीएलएस कराना चाहते हैं, ये आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और अब आपने डिसाइड करना है कि इनको अब बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। सो इनको बेसिक नॉलेज देने के लिए क्या हमें एनाटॉमी से कुछ डालना पड़ेगा? तो डेफिनेटली हमें थॉरैक्स की एनाटॉमी बतानी पड़ेगी, हार्ट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। सो इसके लिए शायद जो स्टेजेस हैं थॉरैक्स का, वो तो लाजमी जो है वो इनको पढ़े होना चाहिए, ताकि वो जाके जब परफॉर्म कर सकें तो उनको पता होगा कैसे। इसी तरह जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के बीच में इनको फिजिक्स का पता होना चाहिए, जो शायद अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर या एफएससी के लेवल ऑलरेडी पर वो पढ़ चुके हों, उसको रिलेट करेंगे फिजियोलॉजी के हिसाब से, और यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी बल्कि कहनी चाहिए, जिसमें सीवीएस, सीएनएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए और इंटर रिलेट करने के लिए उनकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको एनाटॉमी भी आती हो, उनको फिजियोलॉजी भी आती है, और उनकी पैथोफिजियोलॉजी भी आती है। अगर ये सारी चीजें मैं पढ़ा के उसको यहाँ फर्ज किया कि फर्स्ट ईयर में इनको डालता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि इस कोर्स के साथ कि मैंने अगर कॉम्पिटेंसी बीएलएस की करवानी है, सो फर्स्ट आई नीड टू हैव अ मॉड्यूल और अ मैनुअल और अ रीडिंग मटेरियल दैट वुड रिक्वायर द रेलेवेंट थिंग्स, एंड देन आई नीड टू असेस दिस। सो मेरी असेसमेंट यहाँ पर जब होगी तो उसमें मैंने ये बेसिक चीजें असेस करनी है, नॉट द स्किल पार्ट। मैं ये उनसे कंप्रेशंस जो है ना वो करवा के नहीं देख रहा, लेकिन जो डायरेक्टिक पार्ट है उसको करने के लिए मुझे एक तो सारी चीजें कवर करनी होंगी कि इसको सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, और उन सारे एस्पेक्ट्स को, इसी चीज को ब्लू प्रिंटिंग कहते हैं।
जब आपके पास कोर्स कंटेंट डाल दिया, तब आप ये डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ पे पढ़ाना है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या होगा, इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या होनी चाहिए और फिर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से क्या होगा। अगर एक्टिव लर्नर्स हैं, तो उनको आप प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देंगे, उनको वीडियोज़ बेस्ड दिखाएँगे। अगर पैसिव हैं, अभी ग्रूमिंग उनकी नहीं हुई हुई, तो आपको समझते हैं कि इनको लेक्चर्स देना पड़ेगा, नंबर ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी एजुकेशनल स्ट्रैटेजी सिमिलर सेम लर्निंग आउटकम्स के लिए चेंज करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल ये है कि जी जैसे हार्वर्ड का ये आपको मेडिकल दिखाता हूँ करिकुलम की पिक्चर्स हैं। सो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये भी इसी तरह से है जैसे हमारी होती हैं। इसके बीच में वीक्स हैं और वीक्स के शेड्यूल की भी अब ये शेड्यूल है करिकुलम का जीन्स टू साइंस का इसका नाम है और जीन्स टू सोसाइटीज़ का नाम है और इसके बीच में उन्होंने कहा कि जी वीक 1 के बीच में सुबह के टाइम सैनिक फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे होंगे और उसके बाद वो वार्ड में चले जाएँगे। तो सेम डे के ऊपर वो सुबह और इवनिंग की जैसे हमारे हैं और एट द एंड ऑफ द डे फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ लेकिन ये है कि ये ईयर 1 में भेजना शुरू कर दिया। वहाँ पे थोड़ा-सा अगर आपने इसको स्टडी किया तो हमने ये देखा कि वहाँ का स्टूडेंट इतना नाइव नहीं है, इतना यंग नहीं है और उसकी अपनी बहुत सारी स्टडीज़ पीछे उसकी होती हैं और उसकी एक्सपीरियंस होता है तो शायद दे परफॉर्म बेटर। या जब वो यहाँ से स्टूडेंट लेते हैं जैसे आपके आपके पास से कोई स्टूडेंट उनको लेंगे, तो वो स्टूडेंट को इतना ग्रूम कर चुके होंगे कि शायद ये प्रोग्राम उनके लिए चलाना निस्बतन आसान हो। इसको हम फिर उसके बाद वो ये डाल लेते हैं और बाद में कुछ ऐसी कॉम्पिटेंसीज़ देते हैं, जैसे हमने भी एग्ज़ाम्पल ली थी। तो फ़र्ज़ किया कि डिज़ास्टर मेडिसिन उन्होंने एक आइडेंटिफ़ाई किया कि ये एक स्किल है, जो फिट इन नहीं हो रहा अपने लीनियर के करिकुलम के बीच में। तो उन्होंने कहा कि इसके बीच में हम इसको ये करेंगे कि हम अलहदा से इनको स्टैंड अलोन बना लेंगे और ये स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स कर लिया करेंगे। जब आपने ये 3 चीज़ें कर ली जिसमें लर्निंग आउटकम्स हो गए, कोर्स कंटेंट्स हो गए, एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़, एजुकेशन एनवायरनमेंट और स्टूडेंट स्टाइल हो गए, तो अब आप उसको रन करते हैं थ्रू अ पर्सनल टाइम टेबल्स। टाइम टेबल करके उसको आप देखते हैं कि ये सारे के सारे प्रोग्राम कैसे रन होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के करिकुलम की देना चाहूँगा। दिस इज़ द फाइनल ईयर एंड दिस इज़ द मॉड्यूल 5। It has a name, it has a duration and it has been chalked out कि ये कहाँ पर जाके फिट इन होता है। इस मॉड्यूल के बीच में कितने मेडिसिन के लेक्चर होंगे और जब ये 21 लेक्चर हो जाएँगे तो टोटल मॉड्यूल 5 के एंड तक 106 लेक्चर बन जाएँगे। सर्जरी के इनके लेक्चर्स होंगे, पीड्स के और गायनी के इतने लेक्चर्स होंगे, तो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो टाइम टेबल एक्चुअली आता है, उसके ऊपर फिलहाल हमने कोड कर दिया और इन कोड को करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि कौन-सी चीज़ किस लेवल के ऊपर पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर अभी जैसे हमने डिस्कस किया था लेक्चर में भी कि इंटीग्रेशन इस चीज़ का नाम होगा कि यहाँ पर ये नीचे से ये खत्म हो जाए कि ये किस डिपार्टमेंट ने पढ़ाना है। सो द लेक्चर शुड बी सो हार्मोनाइज्ड कि उसके बीच में ये ज़रूरत ना रहे कि सर्जन आके ही पढ़ाएगा तो सर्जरी होगी। वो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आके पढ़ाएगा तो येस, अगर स्पेशलिटी और स्पेशलिस्ट बंदा वो उसको आके टेकअप कर सकता है, तो यही आइडियल है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो भी वो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसके बीच में लेबल नहीं होना चाहिए कि ये लेक्चर सर्जरी ने, ये मेडिसिन ने पढ़ाना है। अगर आप 4th ईयर और 3rd ईयर के बीच में देखते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बेसिक यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में हालाँकि हमने मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बीच में वो लिख देते हैं नीचे सर्जरी का लेक्चर। अब वो इंटीग्रेट तो किया है हमने उसको कि जी उसको हम रिलेट कर रहे हैं मेडिसिन को और साथ में सर्जरी को और साथ में पैथोलॉजी को, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ टाइम टेबल पे आ जाता है अभी तक कि ये सर्जरी का लेक्चर है, तो आपकी अटेंडेंस थिन हो जाती है और स्टूडेंट ये समझता है कि शायद ये मेरा सब्जेक्ट ही पढ़ने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि बस वो टॉपिक लिखा होगा, सर्जन आके उसको पढ़ा देगा और सर्जिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेगा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी को आके डिस्कस कर लेगा। तो मॉड्यूल के बीच में इसको इंटीग्रेशन को करने का तरीका ये होगा कि वहाँ से ये नाम है स्पेशलिटी के, ये बीच में से डिलीट हो जाए। इसी तरह के रोड मैप्स आपको 1-2 मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। एफसीपीएस का है। सो एफसीपीएस, एमबीबीएस करने के बाद हाउस जॉब करनी होती है, उसके बाद आप एफसीपीएस करते हैं। सो ये करिकुलम के मैप्स हैं, जिसको आप आसानी हो जाती है कि आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि जी अगर हमने देखना है कि इस प्रोग्राम में कहाँ-कहाँ असेसमेंट हो रही है, इसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके आगे क्या-क्या होने वाला है और एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड्स क्या होगा और इसको फिर मैप करने के लिए आपके पास ई-लॉग्स की सहूलत आ जाती है कि जिसमें आप कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द असेसमेंट नाउ। असेसमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये कोर है सारे के सारे करिकुलम का क्योंकि यहाँ से असेसमेंट करने के बाद आप बता रहे हैं कि आपका स्टूडेंट या आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा या बुरा है। हमने यहाँ डिस्कस किया 2-3 चीज़ें। यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है।
यूएस बेस्ड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होंगी उसमें इवैल्यूएशन वुड बी ऑफ द program and not the product, whereas assessment has to be done of the product and not of the program, is which means that assessment regularly होती जाएगी और evaluation of the program एक CIPP मॉडल है उनमें से, वो किसी टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन CIPP प्रोग्राम के ऊपर से तो यू नीड टू, जब कभी वर्ड आएगा असेसमेंट का तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि असेसमेंट हो रही है ऑफ द कैंडिडेट और द पार्टिसिपेंट और द कोर्स और द टीचिंग फैकल्टी। और जब इवैल्यूएशन आ रही है तो इवैल्यूएशन हो रही है, जब इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं तो इट इज ऑफ द प्रोग्राम, ताकि उसमें कंटेंट चेंज हो सके, उनका इनटेक चेंज हो सके, उन कोई भी कंपोनेंट का जो करिकुलम का डॉक्यूमेंट का है उसको चेंज करने के लिए इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको करने की जरूरत। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो जी है फीडबैक की। फीडबैक इज व्हेन वन टीचर गिव्स दिस फीडबैक टू द स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द टीचर्स पर्सपेक्टिव। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी पार्टिसिपेंट का कोर्स का परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो आप उसको बस ये बता देंगे कि जी आपका कोर्स अच्छा था, आपने ये ठीक किया, आपने ये ठीक नहीं किया, अगर आप इसको ठीक कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन आप स्टूडेंट से नहीं पूछते कि उसकी उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। वेयर जो डीब्रीफिंग है उसके बीच में आप एक्चुअली उससे पूछते हैं कि आपने ये स्टेप क्यों किया, आपने रेट इतना क्यों दिया, आपके ख्याल में ठीक रेट क्या होना चाहिए था, क्या एडल्ट में रेट बीएलएस का इतना नहीं होना चाहिए था। सो इस तरह से आप क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करते हैं और वो उसका देखते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसने क्या गलती से गलती की है या इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इसको समझ सके कि उसने। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द confidence. It helps the higher level of critical thinking and learning, and the student himself relates things together and synthesize knowledge. और वो फिर जब रिलेट करता है और अपने आप को एनालाइज करता है तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के हायर लेवल के ऊपर आ सकता है। तो इसी तरह से केस बेस्ड डिस्कशंस जो हैं दैट आर फॉर्म ऑफ अ हायर लेवल ऑफ असेसमेंट्स एज कंपेयर टू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस व्हिच इज merely recall। And then is the appraisal. Appraisal is formal in which there is a set standard of things. One of the peer or one of the stakeholders would just come in, would write the appraisals, and that is done. इसके बीच में कोई फीडबैक नहीं है और ये अप्रेजल यूजुअली कॉन्फिडेंशियल होता है और ये किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए या टीचर के लिए उसकी प्रमोशन के लिए। फिर हम डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, इस स्लाइड के बीच में ऐड कर लेना चाहिए। रिफ्लेक्शन जो है दैट इज समथिंग दैट यू डू योरसेल्फ यूजिंग वन ऑफ द मॉडल्स, और उसको करने के लिए आप ये समझते हैं कि जी आपने कुछ तैयारी की और आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तो एक दफा आप सारी चीजें चेक कर लेते हैं कि हाउ डू यू लुक, was everything done properly and what could have been done better. So ये आप कुछ काम करने के बाद कर लेते हैं। यस, ये तैयारी के बाद है, लेकिन जिस फंक्शन में आप जा रहे हैं, जहां पर आप काम करने जा रहे हैं, ये उसके साथ रिलेट नहीं करता। एक हमने डिस्कस किया कि जो असेसमेंट है वो स्टैंड करेगी ऑन द डे जिस दिन ये की जा रही है। सो इसलिए एक दिन की असेसमेंट नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए इनवैलिडेट हो सकती है और उसमें फिर इसमें रेगुलरली चेंजेस होनी चाहिए। We discussed about the assessments. So there are two types of assessments. One is the formative assessment, and the other one is the summative assessment. The formative assessment is not non-judgmental. It is only performed to improve you. So there would be a word test, और वॉट टेस्ट के बीच में आपने वॉट टेस्ट किया और वहां से आपको पता चल गया कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर आपको फीडबैक सिर्फ मिलेगा कि जी आप इसको बेहतर कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। अगर आप नंबर दे देते हैं उसको और ये नंबर उसके फाइनल एग्जाम में चले जाते हैं, तो द सेम असेसमेंट जो पहले फॉर्मेटिव थी जिसमें आप उसको गाइड कर रहे थे, इट सडनली बिकम्स अ समेटिव असेसमेंट एंड यू नीड टू गिव अ फीडबैक एंड नॉट अ डीब्रीफिंग एट द एंड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि the assessment needs to assess what is meant to. So if you want to assess the knowledge of someone, so needs to be the tool should assess the knowledge of something. You want to assess the knowledge of a candidate for hepatobiliary system, so the test has to be on the for the specific topic that you are asking. एक हमने डिस्कस किया कि जी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इसी चीज का नाम है। सो if all the questions and assessments fall on the same targeted area that you want to assess, so it would become a valid and a reliable tool. So validity जो है वो तीन तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। One is the face validity, second is the construct validity, and the third is the content validity.
तो फर्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा कि जो फेस वैलिडिटी है वो ये है कि यू आर टेस्टिंग अ स्किल। मैं बेसिक लाइफ सपोर्ट देखना चाहता हूँ, मैं चेस्ट ट्यूब डालना देख के चेक करना चाहता हूँ, मैं एलपी डालना सिखाना चाहता हूँ। सो ये मैं अपेंडेक्टमी करना सिखाना चाहता हूँ, मैं ब्रेकिंग बैड न्यूज की स्किल देखना चाहता हूँ, बिहेवियर देखना चाहता हूँ। इन सारे चीजों के लिए अगर मैं एमसीक्यू टेस्ट रख दूंगा तो ये तो फिर फेस वैलिडिटी ही नहीं है, ये तो टेस्ट ही उसके लिए नहीं है। और फिर हमने डिस्कस किया कि अगर कहीं पे आपको एक असेसमेंट बना रहे हैं जिसके बीच में आप लिखते ये हैं कि देयर वुड बी 5 एसक्यूज एंड देयर आर 13 चैप्टर्स, सो अगेन इसकी तो फेस वैलिडिटी नहीं है, ये कि हर सारी चीज को असेस कर ही नहीं सकता। कुछ लोग चॉइस पे कुछ छोड़ देंगे, जब चॉइस पे छोड़ेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा कर जाएं और हो सकता है चॉइस छोड़ने के लिए बहुत बुरा कर दें, सो ये सही असेसमेंट नहीं होगी। दूसरी अगर आप देखें तो इट्स ऑल ऑन, इट्स एवरीवेयर। सो कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं लग रहा है, तो कोई असेसमेंट ग्रीन में जा रही है, कोई असेसमेंट ऑरेंज जा रही है, सो इट इज नीदर रिलायबल नॉर वैलिड। जिसके बीच में कंटेंट वैलिडिटी और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। एक एमसीक्यू का कंस्ट्रक्ट ही गलत, उसके बीच में आप लिखते हैं कि द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब इज फॉर एग्जांपल लाहौर। सो ये तो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं स्टार्ट्स विद एन एल, सो अब तो कोई मुश्किल नहीं रह गया, अब तो वो सिर्फ ढूंढेगा उसके बीच में से कि कौन सा होता है। सो और फिर इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर कंटेंट आ जाती है। आपने कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप टेस्ट करने जा रहे हैं किसी के नॉलेज ऑफ सीवीएस और सीएनएस, और आप क्वेश्चन उसके जीआईटी के डाल देते हैं, तो ये बेस के अंदर कंटेंट वैलिडिटी इसी गलत होगी। या आप क्वेश्चंस जो से हैं जिसको ब्लू प्रिंटिंग से आप ठीक करते हैं कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस जो से हैं ना वो इटियोलॉजी के डाल दिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपने मैनेजमेंट या कॉम्प्लिकेशंस के डाल दिए और आपने सारा एरिया कवर नहीं किया। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी दोनों खराब होगी। अब वो दिखाता है, जो तीसरी तस्वीर आप राइट साइड पे देख रहे हैं, कि ये असेस तो कर रहा है, असेस के लिए क्वेश्चंस भी ठीक बने हुए हैं, लेकिन ये उस चीज को असेस नहीं कर रहा जिसको आप असेस करना चाहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब आप असेसमेंट करना चाहें और ब्लू प्रिंटिंग करना चाहें। अब यहाँ पे हम उसके ऊपर आएंगे कि ब्लू प्रिंट करने के क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसके बीच में हमने टीओएस को भी डिस्कस किया था, मैं अभी उसकी भी बात कर लेता हूँ कि टैबुलेट द करिकुलर कंटेंट, ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है क्योंकि ये अप्रूव्ड हुआ एक करिकुलम है, और उसके बीच में वो देंगे कि जी ये टोटल आउटकम्स थे, फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर में हम ये पढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, फाइनल में। फॉर एग्जांपल अब अंडर ग्रेजुएट लेवल फाइनल ईयर के बीच में ये 9 मॉड्यूल्स हैं, इनके वीक्स भी आ गए, सेमेस्टर्स भी आ गए, आवर्स भी आ गए, क्रेडिट्स भी आ गए। ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से बना हुआ मिलेगा। सो अब आपको पता चल गया, आपको कहा कि जी अब आप पेपर सेटिंग के लिए आए हुए हैं, और पेपर सेटिंग के ऊपर ये डॉक्यूमेंट आपको बना हुआ दिया जाएगा कि जी ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से है, ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बीच में इसकी ये वेटेज है। यहाँ से अब आपने पूछना है कि अच्छा मैंने क्वेश्चन बनाने हैं एंडोक्राइन से। एंडोक्राइन मॉड्यूल 3 है। एंडोक्राइन के बीच में अब आप यहाँ से तब आप सब टॉपिक्स लेंगे, सॉरी सब थीम्स लेंगे, और आपने कहा कि अच्छा जी कि एंडोक्राइन के बीच में थायराइड आ जाएगा, पैराथायराइड आ जाएगा, पेरोटिड आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा। सो आपने सारों को लिस्ट कर लिया कि इन 9 के बीच में से एंडोक्राइन का टेस्ट है। एंडोक्राइन के टेस्ट के बीच में ये 9 एरियाज हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको किसी ने कहा कि सबसे पहले हम पैंक्रियाज के क्वेश्चन बनाएंगे या पैंक्रियाज का टेस्ट करेंगे, तो टॉपिक पैंक्रियाज आ गया। अब पैंक्रियाज के टॉपिक्स को या थीम्स को आपने डिवाइड कर लिया इनटू एरियाज, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्टिव, कंजेनिटल, मैलिग्नेंसी एंड ट्रॉमा। जब आप इसको अलग-अलग कर लेते हैं तो अब आपके पास एक स्कीमा बन गया कि आप किस तरह से इनके बीच में हर किसी के अंदर क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर 20 सवाल बनाने हैं तो 4-4 बन गए, 30 सवाल बनाने हैं तो फिर 5-5 बन गए, सो 100 सवाल बनाने हैं तो 20-20 क्वेश्चन बन गए। सो ये इस तरह से आपकी चीजें यहाँ पे डिवाइड होना शुरू होती है, और अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितना रिलेटिव वेटेज आपको इसको देना चाहिए। ये अब हमने जैसे डिस्कस किया था, ये आप भी कर सकते हैं या ये करिकुलम के बीच में पहले से हुआ होगा। अगर
पहले नहीं हुआ हुआ। और एक पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसके बीच में उन्होंने ये चीजें दी हुई हैं कि कैसे करना है। सो यू डिवाइड द फ्रीक्वेंसी इनटू वेरी कॉमन, रिलेटिवली कॉमन एंड रेयर, एंड इम्पैक्ट इज मस्ट नो, शुड नो एंड मे नो। मे नो कौन सा होगा? मे नो यूजुअली होगा कि जी अगर नहीं भी पता होगा तो कम से कम हाउस जॉब ठीक कर लेगा, कोई सिंड्रोम सिंड्रोम जॉनसन है उसका मसला नहीं होगा। शुड नो का मतलब है गुड स्टूडेंट मस्ट नो, एंड मस्ट नो का मतलब ये है कि अब बॉर्डर लाइन स्टूडेंट मस्ट नो कि ब्रेनुला कहाँ डलता है, ब्रेनुला के साइज क्या होते हैं, उसका फ्लो रेट क्या होता है। सो इस तरह से आप इनको 1 2 3 मार्क कर देते हैं, और इशू जो भी आ रहा होता है उसको आप रेयर से लेके वेरी कॉमन तक यहाँ पर भी इनको ती कर देते हैं। सो ओके, सो जब आपने इसको कर लिया तो आपने सैंपल ओपिनियन लेके आपने अपनी तरफ से, एक जो पेपर सेटर्स की टीम है या एक जो मेंबर है उसने अपनी तरफ से कहा कि इन्फ्लेमेटरी इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत कॉमन है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके 9 का रेशो आ गया। इन्फेक्टिव में आपने इम्पैक्ट भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, और ये नंबर बन गया। ये नंबर बनने की आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में यूज हो रहा है, और उन्होंने मॉड्यूल्स को लेके उनके इम्पैक्ट निकाले, फ्रीक्वेंसी निकाली, मल्टीप्लाई किया, टोटल जो नंबर आया उसको डिवाइड करके हर किसी का वेट निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे 60 थे, तो उतने नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से हमने उनको मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, इतने इतने क्वेश्चन होंगे। तो जहाँ 1.5 क्वेश्चन था तो उनके लिए 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक यहाँ डाल दिया डायग्नोसिस पे, एक डाल दिया बेसिक्स पे। चारों पे नहीं आ सकता, नेक्स्ट पेपर के बीच में कहीं और पे डाल सकते हैं। 4.5 का मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पर, 1 होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने इक्वली डिवाइड करने के बाद इनको कर दिया कि हम अब कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से डालेंगे। फिर ये ईच एरिया जब आपने एक दफा लिख लिया तो प्लीज इसको मिल के 2 पेपर सेटर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लें। जब ये डिसाइड हो गया कि वेटेज जितनी होनी चाहिए, तो अब आप पूछते हैं कि आपको क्वेश्चंस कितने बनाने हैं। अब आपको एक पूरी की पूरी टास्क आपको अवेलेबल है कि आपको कंटेंट एरिया पैंक्रियाज था, पैंक्रियाज एंडोक्राइन में था, एंडोक्राइन मॉड्यूल 5 में था, और पैंक्रियाज के बीच में 4 एरियाज हैं जिनके क्वेश्चंस बनने चाहिए। उन 4 एरियाज के बीच में टोटल आपने 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, और उन 100 क्वेश्चंस के बीच में से इन्फ्लेमेटरी के 30 होने चाहिए। ये आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो और फिर उसका नंबर हार आ गया। सो अब इन सारों को आप डिवाइड कर देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए, और यहाँ से एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। जब ये ब्लूप्रिंट बन गया तो अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इनको चूज कर सकें किस तरह से कौन सी चीज यहाँ पे रखनी चाहिए। अब एक पेपर जब आपने बनाया और उस पेपर को करने के बाद आपने उसको नेक्स्ट पेपर के लिए ब्लूप्रिंट तो आपका बना हुआ है। ये ब्लूप्रिंट अगर तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है तो ये पार्ट बना देंगे डॉक्टरिकुलर डॉक्यूमेंट का। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम पेपर सेटिंग के लिए आएंगे तो उन्होंने कहा जी पिछली दफा का ब्लूप्रिंट दिखा दें। पिछली दफा का ब्लूप्रिंट देखेंगे। सो यहाँ पर आपने ब्लूप्रिंट देखा कि जी उसके बीच में उन्होंने एक जो एरिया था उसमें सिर्फ डायग्नोसिस में और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए थे, बाकी दोनों खाली थे। तो मैं बड़ा इजीली कहूंगा कि इस दफा मैं इन 2 के बीच में पेपर डाल देता हूँ और करते हैं। जब इससे आप कर लेते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ एरियाज कवर नहीं हो रहे। सो आप वहां से फिर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, फिर कोर्स कंटेंट चेंज करते हैं, फिर एडिशनली और ये पार्ट कहाँ पर होगा? जब इस प्रोग्राम की इवैल्यूएशन हो, और इवैल्यूएशन के बीच में आप इसके सब वापस करने के लिए आएंगे। ये आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर कर लूंगा ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें। जब कभी भी आपके पास कोई पेपर आएगा तो प्लीज उसकी ब्लू प्रिंटिंग जरूर किया करें। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस पहले से बना होता है, अप्रूव्ड होता है, उसकी वेटेज आपको एज अ पेपर सेटल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये नहीं हुआ हुआ तो फिर आप इसकी वेटेज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा क्योंकि पेपर सेटर्स अपनी मर्जी से आगे काम करते हैं। In the end, I would like to just, I think we covered a few things. We tried to understand what is a curriculum is, and where would the assessment lies, and which part of the assessment is associated with blueprinting, and how it can improve the outcome and the standardization of a paper, कि जिसके बीच में एक पेपर के ऊपर जब क्वेश्चन बने तो जब ब्लूप्रिंट बनाए तो हर एरिया कवर्ड हो रहा हो, हर एरिया में उसकी वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन मौजूद हों, तो इस तरह से असेसमेंट जो सी है वो थॉरो हो सकती है और यहाँ पे काम आसान हो सकता है। सो एंड इफ यू नीड एनी अदर explanation, I would be